हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नई वीडियो जो कि है 12th क्लास के सिलेबस से, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को। और इसमें हम जो है शुरुआती पार्ट को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें डीएनए की स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले के 5 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके 12th क्लास के और 7 चैप्टर हमने पढ़ा दिए 11th क्लास के, जिनके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है आपको नीट 2024 के लिए, जिसका एग्जाम 5 मई को है और हम उसको दिसंबर में ही कवर करने वाले हैं। दिसंबर तक हम इसको पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद हम रिवीजन कराएंगे, उसके बाद हम टेस्ट देंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारी वीडियो चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी जो कि आपको काम आने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। ये चैप्टर टफ है थोड़ा सा, बच्चों को लगता है, तो हम एक एक चीज को आसानी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। करते हैं वीडियो की शुरू, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। ये है हमारा टॉपिक। चलिए, तो भाई देखो, यहाँ पर पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर 6, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आजकल की नई किताबों में ये चैप्टर 5 हो गया है, तो हम पुरानी किताब से पढ़ा रहे हैं जहां ज्यादा था। यहाँ लिखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न्ड दैट इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स एट द टाइम ऑफ मेंडल, द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स, यानी कि जो जीन जिनकी बात मेंडल किया करते थे, रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। Over the next 100 years, the nature of the putative genetic material was investigated, culminating in the realization that deoxyribonucleic acid is a genetic material, at least for the majority of organisms. मतलब बहुत सालों तक यही जाना जाता रहा था। पहले तो यही था कि डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसकी खोज की जाए, कौन जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है। तो भाई ये है कि मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ही होता है। And is the genetic material and list for the majority of organisms. In class 11th you have learnt that nucleic acid are polymer of nucleotide. तो यहाँ वहाँ हमने 11th में भी इसके स्ट्रक्चर पढ़ी हुई थी, मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो चैप्टर अभी हमारा हुआ नहीं है, उसको कवर करेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA are the 2 type of nucleic acid found in living system. DNA act as the genetic material in most of the organism. तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये स्टेटमेंट बन के नीट में आ सकता है, तो आपको इसको सही करना है। आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो यहाँ लिखा है कि कुछ वायरसेस में आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, मतलब प्लांट वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर आपको मिलेगा आरएनए जेनेटिक मटेरियल। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ना, तो आपको 11th क्लास से याद होगा। और कोरोना वायरस में भी आरएनए था, और जो आपका एड्स का वायरस है HIV, उसमें भी आरएनए होता है। ठीक है, एक होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कहाँ मिलता है, ये सवाल है, मैं बता दूं आपको, ये बहुत आता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनमें से किसके अंदर होता है, तो मैं बता दूं आपको, एक वायरस है वन ट्यूमर वायरस, इसके अंदर आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा। ये सवाल खूब ज़्यादा एग्जाम में आता था, अब नहीं आता है, पर याद कर लेना। लिखा है मोस्टली फंक्शन एज ए मैसेंजर, आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल इन फंक्शन एज एडेप्टर। अगर हम कहते हैं कि आरएनए एक एडेप्टर की तरह यूज होता है, तो हम कह रहे हैं कि आरएनए एक टीआरएनए है। द ट्रांसफर आरएनए इज कॉल्ड एज एडेप्टर मॉलिक्यूल। अगर हम कह रहे हैं कि आरएनए जो है वो स्ट्रक्चरल रोल करता है, तो हम बात कर रहे हैं कि आरएनए जो है वो राइबोसोम बनाता है, यानी कि हम आरएनए की बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं इन सम केसेस एज ए कैटालिटिक मॉलिक्यूल, अगर हम कहते हैं कि आरएनए एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स कि आरएनए एक एंजाइम की तरह काम करता है। तो दुनिया में पहले आरएनए ही आया था डीएनए से पहले, बाद में स्ट्रक्चर जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी उसके कारण डीएनए इवोल्व हुआ, और पहले आरएनए ही दुनिया में आया था। तो आरएनए ही सारे काम करता था, एंजाइम की तरह भी आरएनए काम करता था, और एडेप्टर मॉलिक्यूल था। इंफॉर्मेशंस जो प्रोटीन बनाने की है वो भी आरएनए के अंदर ही थी। अभी भी आजकल भी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए से कॉपी होकर आरएनए में जाती है, तभी प्रोटीन बनती है ना। एंड लिखा है कि क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड द वे दिस मोनोमर यूनिट आर लिंक्ड। ये भी पढ़ा है कैसे वो जुड़े होते हैं टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट्स रेप्लिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए इन ट्रांसक्रिप्शन or from DNA transcription
एंड द जेनेटिक कोड ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एंड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम किस तरह से जो mRNA में जो सीक्वेंस है वो कैसे प्रोटीन में कन्वर्ट होती है, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उसके ऊपर थोड़ा बहुत रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे ये चीज़ें, सभी को एक एक करके कवर करेंगे। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम during last decade has set a new era of genomics. In the last section, the essential of human genome sequencing and its consequence will also be discussed. Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is the DNA. तो अभी हम यहाँ DNA के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। In subsequent section, we will understand that why the most abundant genetic material and what is the relationship with RNA. मतलब ज़्यादा डीएनए क्यों पाया जाता है और इसका आरएनए के साथ क्या रिलेशन है, आगे ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ देता हूं, इसमें से एक दो सवाल बनेगा, पढ़ते हैं। लिखा है एडिंग द डीएनए, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक बड़ा पॉलीमर होता है। द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी डीएनए की लंबाई की बात करनी है तो वो हम ऐसे बात करते हैं कि अगर हम ये बोलते हैं कि डीएनए जो है वो इतने न्यूक्लियोटाइड लंबा है, या तो ऐसे बोलेंगे या बोलेंगे इतने बेस पेयर लंबा है, दोनों एक ही बात है। न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे तो भी बात ठीक है, और अगर बोलेंगे बेस पेयर तो भी बात ठीक है, पर यहाँ समझने की बात एक है छोटी सी, उसको समझना। लिखा है और इन ए पेयर ऑफ, देखो ये कह रही नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो भी ठीक है, और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर रेफर टू एज बेस पेयर तो बेस पेयर की फॉर्म में भी हम बात कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल नीट में आएगा, मार्क कर लो, पेपर में पूछा जाएगा। लिखा है अ बैक्टीरियोफेज नोन एज 5174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड। देखो यहाँ लिखा है कि बैक्टीरियम जो कि बैक्टीरियोफेज है 5174, उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड है। इसका सीधा सीधा मतलब है न्यूक्लियोटाइड है तो इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब यहाँ से जो बनेगा, क्योंकि यहाँ बेस पेयर नहीं कहा है। अगर बेस पेयर होता तो डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता, लेकिन उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं 5386। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि द डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है ना। और जगह भी सिंगल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है डीएनए, जैसे M13 वायरस है, वहाँ भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल जाता है ना। तो एक बार पढ़ते हैं। लिखा है कि बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48502 बेस पेयर्स। ये डाटा आपको लर्न करना है। लैम्डा बैक्टीरियोफेज में 48502 बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर हैं तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, कॉमन सेंस है। ई कोलाई हैज 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ये भी डाटा याद करना है। एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। तो देखो एक बात बता दूं मैं आपको, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम कहते हैं। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम कहा जाता है। तो हैप्लॉइड सेट में जितना डीएनए है वो जीनोम हुआ, मतलब हमारे जो जीनोम है उसके अंदर इतना डीएनए है। हमारा जो जीनोम है उसके अंदर 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है। कुछ किताबों में 3.4 था पहले, अभी आजकल 3.2 हो गया है जो एडवांस किताबें हैं, पर यहाँ 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है, ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है, घट बढ़ रहा है, इसके पीछे एक कारण है, तो उसके बारे में बाद में कभी बात कर लेंगे। लिखा है लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच एन लॉन्ग पॉलीमर। अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप मैं थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको चीज़ें, फिर इस पर हम बात करेंगे एक एक करके। देखो यार ऐसा है, डीएनए जो पॉलीमर होता है, या आरएनए भी एक पॉलीमर होता है, तो जो डीएनए पॉलीमर है वो आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब अगर कोई कहे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड किसका बना है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड दो चीज़ों का बना होगा। एक तो इसके अंदर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, और एक होता है इसके अंदर इनऑर्गेनिक फोस्फेट। इनऑर्गेनिक फोस्फेट, ये दो चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड हो गया इनका बना हुआ। फिर अगर हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो आपका दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक है डीऑक्सी राइबोज शुगर, दूसरा है आपका नाइट्रोजन बेस। अब जो आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर है वो एक पेंटोज शुगर है, यानी कि
5 कार्बन की शुगर है C5H10O5। इसके स्ट्रक्चर हम देखेंगे। नाइट्रोजन बेस जो है वो आपका दो तरह के नाइट्रोजन बेस यहाँ डीएनए मिलते हैं। एक है आपका प्यूरीन्स, एक है आपका पायरिमिडीन। ये पायरिमिडीन और प्यूरीन जो है ये केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल की बनी हुई स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स के नाम हैं, जिसमें से दो तरह की प्यूरीन यहाँ पर मिलती है। टाइप्स ऑफ प्यूरीन इन देयर, केमिस्ट्री में काफ़ी तरह की प्यूरीन्स होती हैं, जिनमें से दो तरह की प्यूरीन यहाँ मिलती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्यूरीन एक स्ट्रक्चर का नाम है, केमिकल स्ट्रक्चर का नाम है। तो टाइप्स ऑफ प्यूरीन होते हैं बहुत तरह के, उनमें थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशन करके कई सारे प्यूरीन बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो दो प्यूरीन मिलते हैं उनमें से एक है एडेनिन और एक है गुआनिन। तो दीज आर द टू प्यूरीन्स। और जो पायरिमिडीन्स हैं ये आपके डीएनए की हम बात कर रहे हैं, तो दो होते हैं, साइटोसिन और एक होता है थायमिन। ठीक है, जबकि आप आरएनए में जाओगे तो आरएनए में आपको थायमिन की जगह पर यूरेसिल नाम का पायरिमिडिन मिलेगा। समझ आई? अभी अपन देखते हैं थोड़ी सी इसके स्ट्रक्चर। डीऑक्सीराइबोस शुगर को देख लो अगर आप, तो ये पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर 5 कार्बन की होती है, जो कि आपकी एक रिंग बनाती है, जिसमें कि 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं इस तरह से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 5वां कार्बन रिंग से बाहर होता है, CH2OH। तो इस तरह का रिंग जिसमें 4 कार्बन रिंग में 5वां कार्बन रिंग के बाहर है, ये रिंग आपका कहलाता है केमिस्ट्री में फ्यूरानोज रिंग। कैसा रिंग है ये है आपका फ्यूरानोज रिंग। कैसा रिंग है? फ्यूरानोज। तो फ्यूरानोज रिंग में अगर हम कहें यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ H होता है, तो यहाँ डीऑक्सीराइबोस शुगर में यहाँ आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये कार्बन आपका हो जाता है बीटा। तो ये रिंग जो है बीटा फ्यूरानोज है। ये सवाल कभी कभी आता है कि जो आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर्स होती हैं उनमें कौन सा केमिकल, मतलब कौन सी केमिकल स्ट्रक्चर को शो करती है, तो वो आपका बीटा फ्यूरानोज होती है। आप ये मार्क कर लेना, पढ़ लेना, ये आ जाता है सवाल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर में यहाँ पर आपका सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन है, अंदर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोजन है। आप समझने की बात ध्यान से सुनो कि ये जो आपका हाइड्रोजन है जो सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन अगर यहाँ OH हो जाए तो ये बन जाएगा राइबोस शुगर। अगर यहाँ OH हो तो ये बनेगा राइबोस शुगर, अगर यहाँ H है तो ये डीऑक्सीराइबोस होगा। तो जो सेकंड प्राइम पर OH है तो ये है राइबोस शुगर जो आरएनए में मिलती है। अगर सेकंड प्राइम पर H है तो ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर। समझ आई मेरी बात को? तो ये ध्यान रखना होगा, अगर आपको डीएनए के न्यूक्लियोटाइड देख रहे हो आप, अगर डीएनए के बारे में बात हो रही है, तो शुगर में सेकंड कार्बन पर H होना चाहिए, OH मॉलिक्यूल नहीं, मतलब OH ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चलो, तो ये तो है डीऑक्सीराइबोस की शुगर, इसमें कि पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन रिंग से बाहर होता है। ये बीटा फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है। अगर हम थोड़ी सी बात करें इनकी, एडेनिन की, गुआनिन की, मैं जल्दी से बता देता हूँ। एडेनिन एक 9 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें कि आप देखोगे, मतलब प्यूरीन जो है वो 9 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें आप इस तरह के स्ट्रक्चर को देखोगे। दोनों की ऐसी होती है, गुआनिन की भी एडेनिन की। एडेनिन में यहाँ पर NH2 लगा होता है, बाकी की चीज़ें हमें बतानी नहीं है, बाकी तो अंडरस्टूड सा है। यहाँ H है, 9वें नंबर के हाइड्रोजन यहाँ पर H है। ये सवाल यहाँ से प्रॉब्लम है, 9वें नंबर पर यहाँ नाइट्रोजन होता है और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होने का मतलब ये कि कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग है यहाँ पर एक। इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ हमारा NH2 लगा हुआ है, तो ये एडेनिन होगा। अगर आप इसी को ही देखना चाहें, अगर हम कहें गुआनिन की बात करते हैं, तो गुआनिन आपका जो है वो गुआनिन कैसा होगा आपका? गुआनिन में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा ही अंतर होगा। देखो यहाँ पर अगर हम कहें यहाँ पर गुआनिन में जाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O होता है और ये NH2 हो जाता है यहाँ पर। तो मतलब बाकी की चीज़ें तो हो जाती है, वैलेंसी तो हैं अलग अलग, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वो तो अलग बात है। लेकिन मेन जो बात है वो ये है कि जो आपका जो वो है, क्या बोलते हैं, गुआनिन है, गुआनिन के अंदर यहाँ NH2 आ जाता है और जो डबल बॉन्ड O है वो यहाँ पर आ जाता है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल NH2 रहता है। बस ये वाली पहचान है, अगर आपको कहीं पहचानने को आया तो आप ध्यान से इसको पहचान लेंगे। ठीक है, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं गंवाना, क्योंकि नीट में यहाँ से नहीं आ रहा है सवाल, बाकी केमिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इतना तो ध्यान रखना ही। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर इनको,
ये जो आपके हैं पायरिमिडीन, तो पायरिमिडीन एक जो है वो भी आपका एक ऐसा रिंग है जिसमें कि 6 मेंबर है। तो उन 6 मेंबर में आप देखोगे ध्यान से तो ये ऐसा सा है, मतलब इसमें क्या होता है यहाँ पर ये 2 प्राइम, ये सेकंड पोजीशन है इसकी। तो हमेशा ही कोई भी पायरिमिडीन हो, चाहे यूरेसिल हो, चाहे थायमीन हो, चाहे साइटोसिन हो, हमेशा यहाँ 2 ऑक्सो पोजीशन जरूर होगी, चाहे कोई भी हो। फिर अगर ये मान लो थायमीन है तो इस थायमीन में यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप होता है और यहाँ पर होता है मिथाइल ग्रुप। ये इसमें इंपॉर्टेंट सी बात है एक छोटी सी, कि अगर इस 5वें नंबर के कार्बन पर यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये थायमीन है। अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप नहीं है और इसकी जगह पर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये यूरेसिल है। तो यूरेसिल और थायमीन में इतना ही अंतर होता है कि यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो ये थायमीन है, और अगर H है तो यहाँ यूरेसिल होगा। यानी 5 मिथाइल यूरेसिल को थायमीन कहते हैं केमिकली। ठीक है ना, बात समझ आई ना। 5 मिथाइल यूरेसिल क्या है, थायमीन है, और ये आपका थायमीन हुआ। ठीक है, बाकी यहाँ पर पहले नंबर का ये हाइड्रोजन है, इसको जरूर ध्यान रखना। जैसे यहाँ 9वें नंबर के हाइड्रोजन पर ध्यान दिया था, इसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ आगे चलकर। ठीक है, अगर आप साइटोसिन देखोगे तो साइटोसिन में ये होगा कि ये जो पोजीशन है इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा चेंज क्या, ये होगा कि यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ देखोगे तो अगर आप देखोगे कि साइटोसिन है तो साइटोसिन में यहाँ पर आपका NH2 लगा होता है, ये बस साइटोसिन है, बाकी तो सब सेम सा ही रहता है। यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन, बाकी वैलेंसीज आप देख लेना। तो ध्यान रखना साइटोसिन में ऊपर NH2 होता है, इससे आपको पहचान लोगे कि ये साइटोसिन है। बाकी मिथाइल ग्रुप से आप थायमीन के स्ट्रक्चर को एकदम से पहचान लोगे। ठीक है ना, तो ये इनकी स्ट्रक्चर है। इसमें मुख्य जो रोल है वो पहले कार्बन के नाइट्रोजन का है, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम, क्या मतलब क्या रोल है इसका। बाकी की स्ट्रक्चर्स आपको पेपर में नहीं आती है, पर आप समझ गए होंगे बात क्या है। ठीक है, चलिए अभी अपन देखते हैं थोड़ा सा एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर, बाकी फिर पढ़ाते हैं। देखो ऐसा है, अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड देखना चाहते हो तो जैसे मान लो ये आपका, यहाँ पर मैं ये रख देता हूँ, ये थायमीन है, और मान लो यहीं से मैं शुगर का मॉलिक्यूल ले आता हूँ ऊपर से। ये आपका शुगर है, देखो ये आपका हुआ शुगर का मॉलिक्यूल। तो आप देखो ध्यान से कि इसमें ये जो आपका पहला कार्बन है शुगर का, जिस पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला, ये आपका पहला कार्बन है OH वाला, और ये इसका पायरिमिडीन का पहला कार्बन है, इस पे यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। तो ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा बाहर, और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इन दोनों के बीच में, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में भी आप देखो बीटा नीचे वाला है तो बीटा 1,1, तो ये 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है पायरिमिडीन के साथ। अगर यही बॉन्ड आपका, अगर हम यही बॉन्ड प्यूरीन के साथ देखेंगे तो प्यूरीन में आप देखोगे ये जो 9वें नंबर का जो हाइड्रोजन आपको दिखाया था मैंने, ये वाला, इसके साथ ये बॉन्ड बनेगा। तब हम ये कहेंगे कि फिर जो आपका बॉन्ड होगा प्यूरीन के साथ में वो होगा बीटा 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये आप ध्यान रखें, अगर आपका बॉन्ड प्यूरीन के साथ है तो 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, अगर पायरिमिडीन के साथ है तो 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। ठीक है ना, बात समझ आई। तो ये हमारा अभी क्या बन गया, हमारा अभी बन गया है न्यूक्लियोसाइड, वो भी थायमीन का न्यूक्लियोसाइड है ये। ठीक है ना, जिसको थायमिडीन कहते हैं। तो अभी क्या है, इसको न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ फॉस्फेट होगा हमारा, जो हमारा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है H3PO4 अपन इसको बोल रहे हैं मान लो। तो ये आपको पता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लगता है करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में। यहाँ फिर से वही होगा, ये OH था, ये OH है, यहाँ से फिर से एक वाटर निकल जाएगा और डिहाइड्रेशन होगा, ये वाटर निकल गया, और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इनके बीच में, ये दैट इज द फोस्फो एस्टर बॉन्ड। ये है आपका फोस्फो एस्टर बॉन्ड, फोस्फो एस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर नहीं। ठीक है, फोस्फो एस्टर बॉन्ड, और ये बन गया हमारा थायमिडीन मोनोफॉस्फेट।
तो अभी भी ये एक न्यूक्लियोटाइड है। थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर इसके साथ आगे एक और फॉस्फेट या एक और फॉस्फेट जुड़ जाए तो ये बन जाएगा थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, वो भी डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, DTTP। इसी तरह से DATP, DCTP, DGTP और DTTP 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड DNA में पाए जाते हैं। RNA में भी 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिसमें कि राइबो शुगर होती है और थाइमिन की प्लेस पर यूरेसिल पाया जाता है। तो आपको समझ में आएगा न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली होता क्या है। फिर ये न्यूक्लियोटाइड मिल के क्या बनाते हैं? ये चेन बनाते हैं। तो जब चेन बनती है तो चेन के अंदर ये जो 2 फॉस्फेट है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको ये बात, ये जो ट्राइफॉस्फेट कंडीशन में जब न्यूक्लियोटाइड होता है तो ये आपका साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा होता है, यूकैरियोटिक सेल के, प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये जो ट्राइफॉस्फेट्स है न्यूक्लियोटाइड, ये क्या करते हैं? टूट करके 2 फॉस्फेट हटाते हैं और बाकी की जो 2 फॉस्फेट है वो एनर्जी देने का काम करती है टूट करके, और ये बॉन्ड बनाता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से बनाता है और बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर, जैसे कि आप यहाँ पर अभी देखोगे, ये इस फोटो में आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा है। तो यहाँ पर यहाँ एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ भी एक ऑक्सीजन होगा, और ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड की जो आपकी देखो, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां कार्बन बाहर है। तो इसने क्या किया है? पहले वाले के तीसरे कार्बन ने, जिस पर यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उसने अगले वाले न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन की फॉस्फेट के साथ में एस्टर बॉन्ड बनाया। तो 2 फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हुए, ये भी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हुआ और ये भी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हुआ, दोनों बॉन्ड फॉस्फो एस्टर हुए। तो जब दोनों बॉन्ड फॉस्फो एस्टर हो जाएंगे तीसरे और 5वें के बीच में, तो अपन का बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा 3 to 5 फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। उसमें गलती बहुत बड़ी ये होती है पेपर में, 5 से 3 बच्चे लगा देते हैं, 3 से 5 नहीं लगाते। बॉन्ड 3 से 5 होता है, बॉन्ड 3 to 5 होता है, 5 to 3 नहीं होता। क्लियर है? अब इस तरह से जो चेन बनेगी उसमें 5वां कार्बन यहाँ फ्री होगा, देखना आप, ये 5वां कार्बन फ्री है, और लास्ट में जाओगे तो 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। तो ये जो चेन होती है, इसमें अगर हम ऐसे बनाते हैं, लाइन खींचते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 5 प्राइम, लिखते हैं 3 प्राइम, मतलब एक सिरा उसका, एक किनारा 5 प्राइम उसका फ्री है, और एक किनारे पर जाओगे तो उसका 3 प्राइम आपको फ्री मिलेगा। समझ आई बात को? तो ये डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई है। क्लियर है? अब इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या दिया है। यहां लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर of a polynucleotide chain, DNA or RNA. A nucleotide has 3 components: a nitrogen base, a pentose sugar, ribose in the case of RNA, deoxyribose in case of DNA, and a phosphate group. There are 2 types of nitrogenous base, purines and adenine and guanine. 2 प्यूरिन होते हैं, पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन 3 होते हैं। यूरेसिल RNA में होता है, थाइमिन DNA में होता है। Cytosine is common for both DNA and RNA. Thymine is present in the DNA. Uracil is present in RNA and the place of thymine. A nitrogenous base is linked to the OH group of 1 carbon pentose sugar through an N-glycosidic bond. तो ये सवाल है कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो शुगर से कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? आप बताओगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लिखा है and form a nucleoside such an adenosine or deoxyadenosine, guanosine or deoxyguanosine, cytidine or deoxycytidine, thymidine और deoxythymidine, uridine और deoxy, ठीक है। एंड सॉरी, यूरेडिन अलग होगा और डिऑक्सीथाइमिडीन अलग होगा। अब व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप, जब एक फॉस्फेट ग्रुप आकर के इसके 5वें कार्बन से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। ये सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है। ये सवाल आएगा यहाँ से, कौन सा बॉन्ड होता है न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में? न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट और उसमें मतलब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच में, तो वो होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ना कि डायएस्टर। A corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is formed. 2 nucleotides are linked through, ये भी सवाल है भाई। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3 से 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, 5 से 3 नहीं होता है। ये ना कर देना भैया, ठीक है। एंड टू फॉर्म ए डाई न्यूक्लियोटाइड, मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइन इन सच ए मैनर टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड अ फ्री 5 प्राइम, एक एंड पर 5वां प्राइम, 5वां शुगर फ्री होगा, 5वां कार्बन। दूसरे पर जो है उसे हम 5 प्राइम कहते हैं, और सिमिलरली दूसरे एंड पर तीसरा कार्बन का OH फ्री होगा, उसे हम 3 प्राइम एंड कहते हैं। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शुगर। बैकबोन में केवल शुगर रहेगी, आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यहाँ पर जो आपके देखो, ये जो है आपके जो पेंटोज नाइट्रोजन बेस हैं
वो आपके मोर और लेस परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ को आए हुए हैं, पर जो बैकबोन है उसमें केवल शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, ठीक है ना। तो बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, जो कि आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि जो आपके नाइट्रोजन बेस है वो अंदर की तरफ को आए होते हैं। लिखा है द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट, द नाइट्रोजन बेस लिंक टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, अंदर की तरफ आते हैं। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन, ये तुम्हें बताया मैंने, आरएनए में दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ होगा सेकंड प्राइम पर, तो राइबोज शुगर होगी, अगर नहीं है तो डीऑक्सीराइबोज होगी। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमीन, तो हमने बताया थायमीन को 5-मिथाइल यूरेसिल कहते हैं। ये सवाल है, अगर यूरेसिल में 5वें कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा तो वो बन जाएगा थायमीन। DNA has an acidic substance present in nucleus was first identified by the Frederick Miescher। तो फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए को ढूंढा था और एक हॉस्पिटल में जो पट्टियां बैंडेज पड़ी हुई थी कुछ, उनमें से पस सेल्स तो थी, वहां पर इन्होंने उसे ढूंढा था और उन्होंने उसे न्यूक्लिन नाम दिया। ये सवाल पेपर में आएगा, कौन से ईयर में दिया, कौन से ईयर में ढूंढा, 1869 में। न्यूक्लिन नाम किसने दिया, ऐसा सवाल पूछते हैं। However, due to technical limitations in isolating such a long polymer intact, मतलब जब डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो पूरा डीएनए बाहर निकालना संभव नहीं होता है। The elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long time, बहुत लंबे समय तक इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं चला। It was in 1953, ये सवाल है, ईयर याद करना है। तो ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। 1953 में जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक ने एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा के आधार पर, ये सवाल भैया भयंकर है, बहुत भयंकर सवाल है, पेपर में आता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा जो कि मॉरिस विल्किन और रोजालिन फ्रैंकलिन ने बताया था, ये सवाल बनेगा। रोजालिन डाटा जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है वो किसकी थी, रोजालिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस की थी। यहां से डाटा लेकर के जो आपके जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक थे, उन्होंने 1953 में डीएनए के बी मॉडल को, डीएनए के राइट हैंडेड बी मॉडल को मतलब बताया, दुनिया के सामने लाए। लिखा है प्रपोज ए वेरी सिंपल बट डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वन ऑफ द, ये नीट में सवाल यहां से आता है, वन ऑफ द हॉल मार्क ऑफ द प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्टैंड, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर थी उसका मुख्य बात ये थी कि दो डीएनए के स्टैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, उनके बीच में डबल बॉन्ड पाए, मतलब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये इसका हॉल मार्क था। हाउएवर दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन शारगैफ, एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने आपका ये बताया कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का रेशियो कांस्टेंट होता है, इक्वल टू 1 होता है। इस पर आधारित कई सारे सवाल हैं, 2-3 बातें मैं बता दूं, उसको ध्यान से देखो। यहां लिखा है, बताया है कि भाई अगर किसी डीएनए में देखोगे ये सवाल ध्यान रखना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए बात हो रही है, बाकी किसी के लिए बात नहीं हो रही है। तो यहां ध्यान रखोगे कि एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थायमिन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, 1 होगा किसी भी डीएनए के लिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। जब तक कि उस डीएनए में कोई म्यूटेशन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो उस डीएनए में अगर आप देखोगे तो आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन का रेशियो इक्वल टू 1 मिलेगा। मान लो एडेनिन कहीं 20% है किसी डीएनए के अंदर, तो आपको पता है एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, क्योंकि एक चेन का एडेनिन दूसरी चेन के थायमिन से जुड़ता है, एक चेन का ग्वानिन दूसरी के साइटोसिन से जुड़ता है। तो आपको पता है अगर एक जगह 20% एडेनिन है तो थायमिन भी 20% ही होगा। तो 100% में से 20% ये हुआ, 20% ये हुआ, बचा 60%, 30% होगा साइटोसिन, 30% होगा ग्वानिन, तो होगा इक्वल टू 1। तो ये सवाल है, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछते हैं, पेपर में आता है कि एक डीएनए में एडेनिन की इतनी परसेंटेज है, बताओ ग्वानिन कितना होगा, तो आप इससे बता दोगे, आसान है, कर दोगे, है ना, कर दोगे ना। कभी कभी ये भी आता है कि किसी भी स्पीसीज के लिए A+T/G+C जो है वो कांस्टेंट होता है किसी स्पीसीज के लिए, तो मतलब हर स्पीसीज का A+T/G+C इक्वल होता है, एक अलग बात है, इससे अलग है, समझ रहे हो। कभी कभी इस तरह की चीजें लिखी हुई आएंगी पेपर में, A+T/G+C इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो ये सही है, मतलब ये करेक्ट बात लिखी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता, 1 के इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो आप उसको भी सही कर दोगे। जबकि चारगैफ रूल ये है, इन्होंने कहा था शुगर्स एक चेन की दूसरी शुगर के इक्वल होती हैं, ये भी ध्यान रखना, इधर की फॉस्फेट उधर की फॉस्फेट के इक्वल होती है, बराबर मात्रा में पाई जाती है। तो कभी कभी एक सवाल आता है कि किसी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन की मात्रा 30% है, ग्वानिन बताओ, तो आप कहोगे ग्वानिन का पता नहीं चल सकता, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ये अप्लाई नहीं होता। ध्यान से पढ़ना है सवाल, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से।
सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ये रूल अप्लाई नहीं होता, तो वहां पर ये सवाल होने की संभावना ही नहीं होती। क्लियर है? चलिए, तो ये है हमारा शारगाफ रूल। इसके बाद लिखा है द बेस पेयरिंग कन्फर्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर एंड देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्टैंड इज नोन। अगर एक स्टैंड के सीक्वेंस आपको पता है तो दूसरे के आप पता लगा ही लोगे, क्योंकि ए हमेशा टी से जुड़ता है, जे हमेशा सी से जुड़ता है। Also, if each strand from a DNA, let us call it as a parental DNA, act as a template for synthesis of new strand, मतलब एक DNA जो है वो नई अपनी कॉपी भी बना सकता है। The two double-stranded DNA, let us call them a daughter DNA thus produced, would be identical to the parental DNA molecule. Because of this, the genetic implications of structure of DNA become very clear. तो एक बार यहाँ DNA के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बना के बता देता हूँ। देखो, ये डीएनए का राइट हैंडेड मॉडल है जो कि आपको दिख रहा होगा सामने, जिसमें आपको कुछ कुछ चीज़ दिखाई देंगी, जैसे कि ये छोटा सा गड्ढा है, इसको अपन कहते हैं माइनर ग्रूव्स। यहाँ डीएनए की माइनर ग्रूव में हिस्टोन प्रोटीन आके फंसती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बड़े जो ग्रूव बनती हैं इसको अपन कहते हैं मेजर ग्रूव्स। और मैं बता दूं बी मॉडल हम देख रहे हैं, तो बी मॉडल में जो डायमीटर है डीएनए का वो है आपका 20 एंगस्ट्रॉम यानी कि 2 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक हेलिक्स पर टर्न है। इस हेलिक्स पर टर्न की जो दूरी है वो है आपकी 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। अगर आप देखोगे यहाँ पर इसके अंदर 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, मतलब ए डबल बॉन्ड टी, जी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, ए मतलब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी, इस तरह से यहाँ तक 10 बेस पेयर होते हैं। तो एक बेस पेयर के बीच की दूरी होगी 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो आप इन्हें दोनों में ध्यान करोगे, एंगस्ट्रॉम में भी याद करोगे, नैनोमीटर में भी याद करोगे, प्लीज हाँ ध्यान से। तो ये कुछ सवाल है जो यहाँ से आते हैं। बी मॉडल है, ये राइट हैंडेड होता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, एक बार पढ़ लें। यहाँ लिखा है कि इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट, बैकबोन में शुगर फॉस्फेट है। एंड द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी। अगर एक चेन जो है आप देखोगे यहाँ पर, इधर आपकी 3 से 5 है, दूसरी 5 से 3 होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको पढ़ाया था अभी कि अगर एक तरफ 5वां कार्बन फ्री है तो एक दूसरी तरफ तीसरे नंबर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा। लिखा है द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी, इट मींस one is 5 to 3, another one is 3 to 5. द बेस इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू पेयर होते हैं, जैसे कि आप पढ़ोगे। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थायमीन, ये सवाल है ना, और थायमीन भी 2 ही बनाएगा एडेनिन के साथ। इसी तरह ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऑलवेज हमेशा एक प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ता है, पिरिमिडीन हमेशा प्यूरिन के साथ जुड़ता है। सभी की डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म बनी हुई होती है, समान बनी होती है। एक पूरे के पूरे स्ट्रैंड के बीच में डिस्टेंस हमेशा एक समान होती है। लिखा है द 2 चेन आर कॉइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। 2 चेन एक दूसरे से राइट हैंडेड फैशन में बनी होती हैं। तो ये आपने पढ़ रहे हैं बी मॉडल, तो इसमें राइट हैंडेड होगा। द पिच ऑफ द हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर होगी। 3.4 नैनोमीटर पिच है। अ नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर and 10 to the power 9 meter, and there are roughly 10 base pair in each turn. हर एक टर्न में रफली 10 बेस पेयर है। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 नैनोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है? 0.34 नैनोमीटर है बीच की। समझ गए ना? वो नैनोमीटर है तो अगर आप इसको उसमें भी कर सकते हो, उसमें क्या बोलते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, एक सवाल यहां से आता है आपको, ये वाला पक्का सवाल है, पक्का आएगा ये, कि द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स एंड दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। भाई ये सवाल इतना पक्का है कि जो आपका जो उसकी रखने की बेस रखने की जो तरीका है, यूं 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 इधर इधर इस तरह से, तो वो भी इसको बेस स्टैकिंग जो है वो सपोर्ट करता है। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डीएनए को स्टेबिलिटी देते हैं। भयंकर सवाल है, पेपर में आएगा बिल्कुल। अंदर की तरफ जहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वहां हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं। चेन में बाहर शुगर फॉस्फेट है, जिसकी वजह से वहां हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी होती है। ये भी आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बात। और
एक लाइन और पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, हमने कर लिया कंपेयर। आगे लिखा है द प्रोपोजिशन ऑफ ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए and its simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary. Very soon Francis Crick proposed the central dogma. ये सवाल भी आता है पेपर में, सेंट्रल डोगमा क्या है? सेंट्रल डोगमा ये है कि आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होकर डीएनए से डीएनए बनता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे एमआरएनए बनता है, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है, इससे प्रोटीन बनती है। दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल डोगमा। पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसी पर टिकी हुई है। और अगर इसमें इधर भी आज की तारीख में नई बात शुरू हो गई है जिसमें कि आप पढ़ोगे कि एमआरएनए आपका वापस से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए से डीएनए बनाता है। ऐसा कुछ वायरस में देखा गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये होता है। समझ आई? देखो आगे लिखा है इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज द रिवर्स डायरेक्शन दैट इज आरएनए टू डीएनए। इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या इसे कहते हैं टैमिनिज्म। साइंटिस्ट थे टैमिन एंड बाल्टीमोर जिन्होंने इसे ढूंढा था। आरएनए से डीएनए बनना मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होना, तो ये भी आपका जुड़ गया आजकल। ठीक है, तो यहां तक हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे, आगे नहीं पढ़ते हैं, वीडियो की लंबाई बढ़ रही है। तो आपको होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी आप यहां से पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है यार, ये बेस्ट, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नीट जरूर निकलेगा, 2024 का ही निकलेगा, 360 नंबर आएंगे पक्का, ठोक के बोलता हूं। अगर आप लाइन टू लाइन जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे पढ़ोगे तो गारंटी है आपका पेपर कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें रहेगा इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।